हेलो बच्चों, तो बेटा हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 5 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास टॉपिक फिर भी अगेन वही है, मैथमेटिकल टूल्स, सब्जेक्ट फिजिक्स है। और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 की हम बात करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम किस टॉपिक की बात करेंगे वो आप अगली स्लाइड में देखेंगे। तो बेटा अभी तक हमने ट्राइगोनोमेट्री के 2 टॉपिक्स बात की थी हमने, जो मैंने आपको कल भी लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया गया है कि ट्राइगोनोमेट्री में हमने 2 चीजों की बात की है। एक हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक था दैट वाज एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स जहां पे हमने ये देखा था कि मान लीजिए अगर हमारे पास cos ऑफ 180 प्लस थीटा है, tan ऑफ 180 माइनस थीटा है, इसी तरह से cot ऑफ 180 360 प्लस थीटा है, समथिंग करके, तो वहां पे हम एंगल्स को कैसे निकालते हैं वो हमने वैल्यूज समझे थे। उसके बाद हमने जो लास्ट लेक्चर आपको मिला होगा उसमें लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात हुई होगी, ठीक है ना। लॉगरिथमिक फंक्शंस जहां पे हमने आपको ये बताया था कि लॉग के कितने फॉर्मूलाज है, कितने टाइप्स हैं, और जो केमिस्ट्री में हम ये लिखते हैं लाइक आई राइट एज ln ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ x। तो ये हमने कल के लेक्चर में पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताया था, हमने इसका डेरिवेशन भी निकाला था। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आई होप कि सब कुछ अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो बेटा बात हम करेंगे आगे जिस टॉपिक की, दैट टॉपिक इज अबाउट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हमने, अगर आप में से कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होगा तो उसको ये पता होगा कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जब आप मैथमेटिक्स का पढ़ते हैं तो इसमें बहुत डिटेल पढ़ते हैं। हमें उतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ उतनी ही डिटेल आपको बताएंगे और उतनी ही चीजें बताएंगे जिनकी आपको इस वाले लेक्चर में या इस वाले 11th और 12th की फिजिक्स में जरूरत होगी, या जो भी क्वेश्चन आपको देंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट होगा, वो चीज हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो आज हमारे पास जो टॉपिक होगा दैट विल बी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बेसिक्स। सबसे पहले जरा एनालाइज करते हैं बेटा, यहां पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, जिस तरह का इसका नाम है, ठीक है, इसका वैसा ही काम है। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का मतलब ये हमारे पास किसी भी कोऑर्डिनेट का या किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताता है। मान लीजिए अगर हमारे पास, मैंने आपको बताया कि मान लो बेटा ये हमारे पास हमारे हाथ में एक पिन है, ठीक है ना। नाउ दिस पिन इज लाइक आई कीप इट लाइक हियर, और मैं आपको बता रहा हूं कि आपने पिन का पोजीशन अपने हिसाब से देख लिया, आपने समझा कि पिन का पोजीशन क्या है। अगर आपको किसी दूसरे को बताना है जो ये चीज देख नहीं रहा है, आपको उसको बताना है कि पिन कहां पे था, तो क्या आप उसको बता पाओगे कि ओरिजिन से जो x एक्सिस है उसका डिस्टेंस इतना था, y एक्सिस का इतना है, z एक्सिस का इतना है, तो वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकता है कि ये जो पिन है वो हमारे पास कहां पे था, ठीक है बेटा। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का काम यही है कि ये हमारे पास किसी भी 2 डायमेंशनल स्पेस या एक लाइन पे एक पॉइंट कहां पे है, 2 डायमेंशनल स्पेस में कहां पे है, 3 डायमेंशनल स्पेस में कहां है, वो हमें ये एक्सप्लेन करता है। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का पहला पॉइंट जो अगर आप यहां पे देखें तो सबसे पहले यहां पे कहा गया है टू स्पेसिफाई, देखो तो यहां पे कहा गया है टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, है ना। अच्छा, ये जो स्पेस है इसी के लिए हम यूज करते हैं क्या, रेक्टेंगुलर एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मान लीजिए अगर आपके पास एक 2 डायमेंशनल स्पेस है, 2 डायमेंशनल स्पेस बोले तो एक x एक्सिस है, दूसरा y एक्सिस है, ठीक है बेटा। अच्छा, x एक्सिस और y एक्सिस के केस में अगर मैं यहां पे ये आपको बताऊं कि बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहां है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ठीक है, यहां तक ये जो पॉइंट आपने यहां पे बना रखा है, यहां तक इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए वो हमारे पास x एक्सिस का 2 है, और इसी तरह से y एक्सिस का इसका डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए 3 है, तो आप बोलोगे इसका जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 2 and 3। तो क्या ये जो आपने इस 2 and 3 इसके कोऑर्डिनेट्स बताए, ये असल में आपने इसका पोजीशन बताया, किसके रेस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, जो यहां पे ये ओरिजिन O था। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद तो ये हमारे पास यहां पे इसकी कहानी हुई। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए कि अगर मेरे पास, मान लो बेटा कि हमारे पास अब है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लीजिए इस तरह से 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अच्छा, ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x और y था, यहां पे हमारे पास x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। तो क्या इसका मतलब अगर यहां पे कहीं पे कोई पॉइंट होगा तो इस पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए मेरे पास जिस चीज की जरूरत हमें होगी, एक वो हमारे पास x की जरूरत होगी, एक हमारे पास x की जरूरत होगी, y की जरूरत होगी, तो z की जरूरत होगी। तो हमें यह बताना पड़ेगा कि अगर मेरे पास यहां पे ये पॉइंट है, ये x एक्सिस से कितना दूर है,
ठीक है, मान लीजिए कि ये 2 है, y एक्सिस से कितना दूर है, मान लीजिए ये 3 है, और z एक्सिस से कितना दूर है, मान लीजिए ये 4 है। तो मैं बताऊंगा यहां पे इसका 2, 3 और 4 इसका पोजीशन है। बात आपको समझ में आ रही है? तो बेटा यहां पे हम अगर 2 डायमेंशनल स्पेस, चाहे यहां पे या 3 डायमेंशनल स्पेस, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं, 2 डायमेंशनल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ किस और कोऑर्डिनेट का वेरिएशन होगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन होगा x और y का, ये दोनों चीजें वेरी करेंगी। और अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो आपके पास वेरी होगा x, y और z भी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? देखो x का वैल्यू भी चेंज होगा, y का वैल्यू भी चेंज होगा और z का वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है बेटा, अब आपके पास यही बताया गया था कि टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस हम यूज करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है बेटा, अगले पॉइंट की बात करते हैं। जरा सा यहां पे देखो, तो हमारे पास कहा गया है द सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, पहला इसमें ओरिजिन होगा और कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा। देखो बेटा, मान लो आपके पास ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास है y एक्सिस। अभी हम जब आपको ये पॉइंट्स का बात बता रहे थे तो मैंने आपको बताया तब वहां पे कि x एक्सिस से कितना दूर है और y एक्सिस से कितना दूर है। और दूसरी चीज जो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे वो ये है कि इसका ये मान लीजिए ये यहां पे ओरिजिन है O। ठीक, तो यहां पे ये जो O है, ये जो यहां पे पॉइंट है, ये हमारे पास ओरिजिन O है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मुझे दो चीजों की बात करनी पड़ी, ये एक x एक्सिस और y एक्सिस और ये ओरिजिन की। तो क्या मैं कहूं कि मुझे एक तो बात करनी पड़ी कोऑर्डिनेट एक्सिस की और दूसरा मुझे बात करनी पड़ी है किसकी, ओरिजिन की। बात आपको समझ में आ रही है बेटा? दूसरा हमें बात करनी पड़ी है किसकी, ओरिजिन की। ठीक, तो इसका मतलब ये जो सिस्टम हमारे पास होता है, ये जो मैंने यहां पे आपको बताया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो तरह की चीजें होंगी। पहला कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी। अच्छा, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो हमारे पास 2 डायमेंशनल सिस्टम में कौन कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, x एक्सिस होगा और y एक्सिस होगा। अच्छा, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन कौन सा एक्सिस होगा, x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा और z एक्सिस होगा। अच्छा, तो इसका मतलब एक तो हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक, एक हमारे पास होता है क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस, दूसरा हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन। तो ओरिजिन बोले तो जहां पे ये सारी की सारी कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलती हैं। अच्छा, अब जरा देखो अगला पॉइंट, इफ ए पॉइंट इज नोन टू बी ऑन ए गिवन लाइन। मान लो बेटा यहां पे मान लीजिए हमारे पास अगर पॉइंट जो है ये एक गिवन लाइन पे है, मतलब अगर पॉइंट हमारे पास एक स्पेसिफिक लाइन पे है। चलो जरा देखेंगे, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है बेटा, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ x और y का वेरिएशन है। तो अगर हमारे पास यहां पे कोऑर्डिनेट होगा तो इसका एक तो x का कोई वैल्यू होगा और y का कोई वैल्यू होगा। क्या सही बात है? लेकिन अगर यहां पे कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए ये पॉइंट A है और मान लीजिए ये पॉइंट B है, तो पॉइंट B के लिए जरा इसका वैल्यू देखो, y का 0 है। पॉइंट B के लिए y का वैल्यू क्या है, 0। अच्छा, यहां पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट C के लिए y का वैल्यू क्या है, क्या 0। तो क्या इसके लिए मुझे ओनली x इज नीडेड और इसके लिए ओनली y इज नीडेड? सॉरी, इसके लिए हमारे पास चूंकि यहां पे x का वैल्यू 0 है तो यहां पे देखो इस वाली एक्सिस के लिए जो हमारे पास y एक्सिस है, इसके लिए x हमारे पास 0 है, तो y हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। और इसके लिए हमारे पास जो y है वो 0 है और x हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। तो क्या मैं यहां पे कहूं इस पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए, जो आपके पास पॉइंट C है और यहां पे हम किस पॉइंट की बात कर रहे थे, पॉइंट B की बात कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो अगर आप देखें तो हमारे पास इसके लिए ओनली y इज नीडेड, ठीक, और अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ओनली x वैल्यू इज नीडेड। क्यों? क्योंकि इनके लिए हमें y का वैल्यू पता ही है। अगर आप हमें यहां पे ध्यान से देख के बताएं, अगर आप ध्यान से देख के बताएं बेटा, तो यहां पे x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू हमें चाहिए। अच्छा, यहां पे y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू चाहिए। तो क्या मैं ये कहूं कि अगर मेरे पास एक पॉइंट किसी भी एक्सिस के ऊपर है, मान लीजिए x एक्सिस के ऊपर या y एक्सिस के ऊपर, तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट की जरूरत है। वही लिखा है, इफ
इट्स ए प्लेन, टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। अच्छा एक और पॉइंट यहां पे, इफ ए पॉइंट इज नोन टू बी ऑन ए गिवन लाइन और इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली वन कोऑर्डिनेट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन। वो जो आपने यहां पे देख लिया, ठीक है बेटा। इसको मैं हटा देता हूं, ये एक्सप्लेनेशन में प्रेजेंटेशन में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा एक और बात, जरा तीसरे पॉइंट की बात करो थोड़ी देर यहां। देखो बेटा, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहां पे कहा गया है कि अगर ये प्लेन है, क्या है बेटा, प्लेन। प्लेन बोले तो प्लेन हमारे पास टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जब हम प्लेन की बात करते हैं, प्लेन हमारे पास होता है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर एग्जांपल से समझेंगे तो x और y। अच्छा जब हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस हमारे पास होता है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर इसका एग्जांपल समझेंगे तो x, y और z। थोड़ा सा और एग्जांपल समझो। ये जो आपका टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिस पेज पे आप लिख रहे हो, जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो, तो वो जो पेपर है, क्या वहां पे किसी चीज का हाइट दिखा सकते हो? मतलब आपने माना पेपर यहां पे है तो कोई पॉइंट यहां पे दिखा सकते हो? नहीं। तो आपको सारा का सारा पेपर पे ही दिखाना है, तो वो हो गया आपके पास प्लेन, या यूं कहिए टू डायमेंशनल स्पेस। इसी तरह से जो आपके पास स्पेस है, दैट इज थ्री डायमेंशनल सिस्टम। मतलब मान लीजिए अपने रूम को देखिए, तो रूम के लिए आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे बोल सकते हो कि मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट की बात करता हूं। तो वहां पे रूम में आपको किसी भी पॉइंट का लोकेशन डिस्कस करने के लिए आपको चाहिए होगा x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू। क्या बात समझ आ रही है? तो उसको बोलेंगे स्पेस। जैसा कि यहां पे लिखा, स्पेस इज थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्लेन इज टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा, तो ये मुझे अब ये बताइए कि अगर हमारे पास प्लेन की बात हो तो क्या यहां पे किसी भी पॉइंट का वैल्यू सिर्फ और x और y ही बताना पड़ेगा? और यहां पे अगर हम स्पेस की बात करें, अगर हम स्पेस की बात करें तो क्या यहां पे हमें तीन कोऑर्डिनेट्स की बात करनी पड़ेगी? कौन कौन सा? यहां पे हमें किस किस कोऑर्डिनेट की बात करनी पड़ेगी? x, y और z। तो मतलब यहां पे कितने कोऑर्डिनेट्स है? तीन। तो जब हमारे पास स्पेस है, तीन कोऑर्डिनेट्स की बात होगी, प्लेन है तो दो कोऑर्डिनेट्स की बात होगी। अच्छा, अब मैंने एक और चीज आपको बताई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ये रेक्टेंगुलर एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, अगर आप देखें तो रेक्टेंगुलर एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपके पास होता है, इसमें दो चीजों की बात होती है। पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा क्या? ऑरिजिन। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यहां तक समझा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। जरा ऑरिजिन देखें तो क्या होता है। ऑरिजिन एक फिक्स पॉइंट होता है। तो मैंने जैसा कि यहां पे कहा कि ये जो पॉइंट आपको यहां नजर आ रहा है ये ऑरिजिन है, ये जो पॉइंट यहां नजर आ रहा है ये ऑरिजिन है, ठीक। तो ऑरिजिन जो हमारे पास है, दिस इज ए फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कन्वीनियंट फॉर यू। ये आप अपनी मन मर्जी से ले सकते हो। अपनी मन मर्जी से कैसे ले सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो बेटा, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक। मैंने आपको बोला कि वो यहां से मूव कर रहा है। आप ये y एक्सिस यहां पे क्यों डालोगे? आप सीधा सीधा यहां पे डाल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप ऑब्जेक्ट आपको कहीं पे यहां से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, आप यहां पे एक्सिस डाल दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो क्या ये जो ऑरिजिन है ये आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स होने का मतलब ये है कि अगर आप बोल रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है तो उस पॉइंट को हम ऑरिजिन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ये आप अपने हिसाब से वैरी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हमने आपको बताया था कौन कौन सा, एक्स, वाई और जेड, ठीक। तो आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो हिस्से था, एक था कोऑर्डिनेट एक्सिस, दूसरा था ऑरिजिन। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने देखा कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है या गिवन जो आपके पास एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है, तो उस केस में हमें एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। अगर प्लेन में है तो दो कोऑर्डिनेट्स की, और अगर हमारे पास स्पेस में है तो तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, ठीक है बेटा। तो चलिए जरा अगली स्लाइड की तरफ चलें। तो अगली स्लाइड में यहां पे अगर हम देखें तो अगली स्लाइड में हम क्या करेंगे डिस्कस कि एक टू डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैसे दिखाते हैं। जरा देखो, यहां पे इस पार्टिकल की बात हुई है, इस पार्टिकल की बात यहां पे हुई है, ठीक।
अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है, जरा ध्यान से देखना बेटा, ये एक्स एक्सिस से क्या ये एक्स डिस्टेंस दूर है इस ओरिजिन से, ठीक, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस दूर है, और ये y एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से कितना दूर है, x और y। तो यहां पे इसका कोऑर्डिनेट्स लिखा गया x और y। बात समझ आई? अच्छा, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये जो आपके पास ये कोऑर्डिनेट होता है ना अलोंग x एक्सिस, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी हम नाम यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो वहां पे, तो मैं लिखा देता हूं इसको दूसरे नाम से। जो यहां पे x एक्सिस या x कोऑर्डिनेट को हम जो दूसरा नाम देते हैं, दैट्स कॉल्ड एज एब्सिसा। एंड जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास एब्सिसा के नाम से भी जाना जाएगा। और ये जो y होगा इसका दूसरा नाम ऑर्डिनेट। बात समझ रही? अच्छा, एक और चीज जरा यहां पे देखो, अगर ये वाला y है तो ये रेक्टेंगल है तो ये वाला भी y ही होगा, और इसी तरह से ये वाला x है तो ये वाला भी x ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा कि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस से ये y डिस्टेंस दूर है। देखो x एक्सिस से डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखो तो वो y है, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x है। तो मैं यहां पे ये चीजें लिख देता हूं क्योंकि ये फिर कंफ्यूजन होता है। तो यहां पे सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस for a point is y coordinate or distance from y axis for a point is x कोऑर्डिनेट। ठीक, मतलब जरा ध्यान से समझेंगे कैसा। ये पॉइंट यहां था ना बेटा, तो मुझे जरा बताओ ये y एक्सिस से कितना दूर है, कि यहां से लेके यहां तक। अगर मैं इसको नाम दूं, यहां पे मान लीजिए ओरिजिन O है, अगर ये हमारे पास यहां पे ये ओरिजिन जो है ये O है, मान लीजिए ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, और ये हमारे पास है C। तो मुझे बताओ डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस फॉर ए पॉइंट इज y कोऑर्डिनेट। तो मुझे बताओ जरा डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या है। देखो x एक्सिस यहां है और ये यहां पे है, तो क्या ये y हुआ, या यूं कहिए BC हुआ। ठीक, इसी तरह से डिस्टेंस इस पॉइंट का y एक्सिस से कितना है, x। अच्छा, डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है, y। तो इसी तरह से मैं कहूंगा डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, x, यानी कि AB। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का पोजीशन 2 डायमेंशनल स्पेस में। मान लीजिए 3 डायमेंशनल स्पेस में दिखाना हो, तब क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। तो मान लीजिए अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है कुछ इस तरह से, तो यहां पे ये x है, ये y है और ये z है। ठीक, तो यहां पे अगर हमारे पास एक पॉइंट है कहीं स्पेस में, ठीक, तो बेटा यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे इसको पहले इरेज करते हैं। ठीक, देखो यहां से यहां तक मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे है। ठीक, ये आपके पास है x1, y1 और z1। बात समझ आई, x1, y1 और z1। अब जरा मुझे बताओ यहां पे जो पॉइंट है दैट इज x1, y1, z1। ठीक, अब मुझे इस पॉइंट के बारे में बताओ जरा सा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y कोऑर्डिनेट क्या है, y1, और z कोऑर्डिनेट क्या है, z1। तो अगर मैं ध्यान से यहां पे देखूं, मान लीजिए कि अगर ये रूम की हम बात करें तो मान लीजिए वो जो कॉर्नर है वो इसका ओरिजिन है। ठीक, अच्छा, ओरिजिन होने के बाद वहां से यहां तक ये x एक्सिस है, वहां से ऊपर की तरफ y एक्सिस है, और आपकी तरफ जो डायरेक्शन है वो z एक्सिस है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगर यहां पे मेरे पास एक पॉइंट है,
तो मैंने कहा इसका एक्स एक्सिस जो है वो वहां से हम मेजर करें ना, वहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वही इसका मैंने एक्स एक्सिस बता दिया। तो क्या हम यहां पे बात करें कि मतलब ये वाला जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना, एक्स और वाई से बना है, और ये वाला क्या है, वाई जेड प्लेन, और ये वाला क्या है, एक्स जेड प्लेन, ठीक है ना, देखो या जेड एक्स प्लेन। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉइंट आपके पास 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्पेस में है, तो क्या मैं ये कहूं कि एक्स वाई प्लेन से जो इसका डिस्टेंस होगा वो जेड कोऑर्डिनेट होगा? तो ये मैं लिखूंगा फॉर 2D सिस्टम। अब मुझे बताओ फॉर 3D सिस्टम क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम, देखो बेटा एक्स वाई प्लेन ये है ना, यहां से जितना पार्टिकल दूर जाएगा तो क्या वो जेड में ट्रेवल करेगा? देखो ये आपकी तरफ आ रहा है, एक्स वाई प्लेन ये है, यहां से पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है आपकी तरफ, तो क्या जेड में ट्रेवल कर रहा है? तो मतलब एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस होगा वो जेड एक्सिस होगा। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन ये हमारे पास होगा जेड कोऑर्डिनेट। अब मुझे बताओ ये वाई जेड प्लेन है, इधर की तरफ मूव करेंगे तो क्या एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा? तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन इज एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा इसी के बाद अब मुझे बताओ एक्स जेड प्लेन ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई में ट्रेवल करेंगे, तो क्या मैं लिखूंगा, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन इज वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, वैसे समझ में तो आपको आ ही गया होगा। देखो एक्स वाई ये वाला प्लेन आपकी तरफ मूव करेंगे तो जेड एक्सिस, वाई जेड प्लेन यहां जो मेरा हाथ है ना, यहां से उधर की तरफ मूव करेंगे तो एक्स एक्सिस, यहां से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो वाई एक्सिस। बात समझ आई? ठीक, वैसे याद रखने का तरीका भी है। देखो याद रखने का तरीका क्या है, अगर आपके पास एक्स वाई और जेड, एक्स वाई प्लेन जेड कोऑर्डिनेट, जेड एक्स प्लेन वाई कोऑर्डिनेट, ठीक, और इसी तरह से एक्स वाई प्लेन जेड कोऑर्डिनेट, जेड एक्स प्लेन वाई कोऑर्डिनेट, और वाई जेड प्लेन इज एक्स कोऑर्डिनेट। जरा चेक करके देखो, ऐसे भी याद रखते हैं। तो इसका मतलब यहां से ही मैं देख सकता हूं कि जो आपके पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस ये हमारे पास देखो एक्स वाई उसके बाद जेड, इसी तरह से वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस ये हमारे पास देखो वाई जेड उसके बाद एक्स, और इसी तरह से हमारे पास जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस ये हमारे पास देखो जेड एक्स उसके बाद आया वाई। बात समझ आई? ये याद रखने का तरीका है, लेकिन समझ के चलना है बेटा, फोकस आप करेंगे समझने पे। एक्स वाई प्लेन आपकी तरफ चले जेड कोऑर्डिनेट, वाई जेड प्लेन उधर की तरफ चले एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स जेड प्लेन ऊपर की तरफ चले तो वाई कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही है? ठीक, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक, तो बेटा अगली स्लाइड जो है वहां पे हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला की। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। डिस्टेंस फार्मूला जो है ये यूज होता है, यूज टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D और 3D। 2D का दूसरा नाम क्या था अभी बताया था? प्लेन, और 3D का दूसरा नाम स्पेस। तो चलो दोनों केसेस में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 2 डायमेंशन में, फिर 3 डायमेंशन में। अगर 2 डायमेंशन में बात करें तो मान लो बेटा 2 डायमेंशन में आपके पास एक एक्सिस ऐसे, दूसरा एक्सिस ऐसे, ये आपके पास x, ये आपके पास y, ठीक है। अब मैंने क्या किया,
मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट कुछ x1 y1 हुआ, और इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट कहीं यहां पे लिया, इसका हमारे पास x2 y2 हुआ। ठीक, तो मुझे बताइए जरा दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है? क्या ये ठीक है? वैसे तो आगे इसको प्रूव भी करेंगे हम, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, लेकिन कहां पे? जब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स में इस डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, ये जो डिस्टेंस होता है ना फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नाम से जानते हैं, बट अभी उसकी बात नहीं होगी, जब हम वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो आपके पास ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, एक पॉइंट यहां पे है और दूसरा पॉइंट कहीं यहां पे है। मान लीजिए ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है, इसी तरह से ये हमारे पास x2 है, ये वाला हमारे पास क्या है बेटा? x2 और साथ में y2, और यहां से यहां तक इनके दरमियान का डिस्टेंस है, और इनके दरमियान का डिस्टेंस जो होगा वो कुछ ऐसे होगा। मान लीजिए इस पॉइंट को A बोल दिया जाए, इस पॉइंट को B बोल दिया जाए, तो ये जो आपके पास डिस्टेंस होता है ना बेटा, फ्रॉम A टू B, या यूं कहिए AB, दैट्स इक्वल टू इसका y कोऑर्डिनेट -y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और ऊपर से बनता है रूट। ठीक, तो ये हमारे पास हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अगर मान लीजिए मेरे पास एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y z, मेरे पास एक पॉइंट यहां और दूसरा पॉइंट कहीं यहां पे, तो आपके पास पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, मान लीजिए x1 y1 z1, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2। थोड़ा सा इसको साफ लिखते हैं यहां पे। तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए बेटा? x2 y2 z2। तो जरा मुझे ये डिस्टेंस बताओ, अगर हम यहां पे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये मान लीजिए आप ये मान लीजिए आप C और ये मान लीजिए D, तो मुझे बताइए क्या डिस्टेंस फ्रॉम C टू D किसके बराबर लिखा जाएगा बेटा? CD। तो इसका मतलब जो CD हमारे पास होगा, डिस्टेंस जो 3 डायमेंशनल स्पेस में होगा, जरा चेक करके देखो, यहां पे 2 ही कोऑर्डिनेट्स की बात हुई, कौन कौन सा? y एक्सिस और x एक्सिस। यहां पे कितने एक्सिस की बात होगी? z एक्सिस भी और x एक्सिस भी और y एक्सिस भी। तो मैं यहां पे लिखूंगा अंडर रूट ऑफ z2 माइनस z1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। बात समझ में आई? तो जो फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा वो फॉर्मूला आपके पास है CD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। बेटा ध्यान से मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि यहां पे मैं इसको आंसर नहीं कर पाता था। तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या है बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला इन 2 डायमेंशनल प्लेन, और ये हमारे पास
डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3 डायमेंशनल क्या होगा बेटा, स्पेस। बात समझ आई? ये दोनों फॉर्मूलाज जो है ना बेटा ये बेटर होगा, क्या आप याद रखो, ठीक है, काम आएंगी आगे। तो यहां तक ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस किया। आगे चलते हैं और अब डिस्कस करते हैं स्लोप ऑफ लाइन। तो बेटा अगर हम स्लोप की बात करें ना, स्लोप हमारे पास सबसे पहले अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप डिफाइन किया जाता है सिंपल लैंग्वेज में एज एन इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन और लाइन सेगमेंट। लाइन या लाइन सेगमेंट का इंक्लिनेशन की जब हम बात करते हैं तो वही आता है, दैट्स कॉल्ड एज स्लोप। ठीक। अब अगर हम यहां पे स्लोप की बात करें तो ये डिनोट किया जाता है बाय एम। इसको किससे डिनोट किया जाता है, एम से। अब अगर यहां पे देखें बेटा तो हमारे पास जो स्लोप है ना ये लिखा जाएगा tan ऑफ थीटा। ठीक, जरा देखो एनालाइज करके ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास दो यहां पे लाइंस हैं, एक कुछ ऐसे और दूसरा कुछ ऐसे। तो tan ऑफ थीटा की बात होगी तो थीटा हमेशा जो है एक्स एक्सिस के साथ मेजर किया जाएगा। किस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये जो यहां पे थीटा है ना, दिस थीटा इज measured with respect to x axis, not just x axis but positive x axis in anti-clockwise direction. ठीक, तो बेटा ये आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा सा फिर से। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि जब हम एंगल जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और जब हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो ये नेगेटिव लिया जाता है। तो अगर हम यहां पे देखें, इस केस में ये थीटा हुआ और इस वाले केस में ये थीटा हुआ। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल आपके पास एक्यूट है और ये एंगल आपके पास बेटा क्या है, ऑब्ट्यूज। बात समझ आई? अच्छा, जब एक्यूट एंगल होता है, अगर हमारे पास थीटा होता है एक्यूट, क्या होता है, आप थीटा या तो हमारे पास देखते जरा थीटा कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है। देखो बेटा थीटा जो है ये 4 तरह के वैल्यूज ले सकता है। या तो थीटा हमारे पास एक्यूट हुआ, या तो ऑब्ट्यूज हुआ, या तो 0 हुआ, या तो 90 डिग्री हुआ। ठीक, जब हम एक्यूट की बात करते हैं तो एक्यूट के केस में हमारे पास जो स्लोप होता है ना बेटा, जो हमारे पास स्लोप होता है ये होता है पॉजिटिव। क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। ऑब्ट्यूज के केस में जो स्लोप हमारे पास m से डिनोट किया जाता है ये होता है नेगेटिव। 0 के केस में जो स्लोप हमारे पास होता है दैट इज 0, और 90 के केस में जो स्लोप है दैट इज इंफिनिटी। बात समझ आई? तो अगर हम देखें इस फिगर में, इस फिगर के केस में हमने आपको बताया कि जो m है वो हमारे पास है tan ऑफ थीटा। ठीक, अच्छा इसके इस हिसाब से मुझे बताओ, क्या यहां पे मैं बताऊं कि जो ये वाला फिगर हमारे पास है इसके लिए स्लोप क्या है बेटा, क्या पॉजिटिव होगा स्लोप, और इसके लिए स्लोप क्या है,
क्या नेगेटिव होगा स्लोप? अच्छा, अब मुझे यहां पे बताइए m जो मैंने लिखा यहां पे tan ऑफ थीटा के बराबर, चेक करो m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। अच्छा, ये tan ऑफ थीटा अगर आप देखो तो क्या परपेंडिकुलर बाय बेस, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो क्या चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, देखो तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, चेंज इन y, और ये हमारे पास चेंज इन x। अच्छा, एक और चीज अगर आप बताएं तो ये चेंज इन y क्या है, इस फिगर से जरा देख के बताओ मुझे। देखो y का चेंज y1 से y2 तक हुआ है, तो y में से चेंज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और इसी तरह से डेल्टा x जो हमारे पास है दैट्स x2 माइनस x1। इसका मतलब जो हमारे पास m है बराबर tan ऑफ थीटा, वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमने डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखा अभी तक, वो हम लिख सकते हैं क्या, चेंज इन y, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बात आपको समझ में आ रही है बेटा? तो ये आपके पास स्लोप है, ठीक। तो यहां तक आपकी स्लोप की कहानी खत्म होती है। देखो, या तो m हमारे पास tan ऑफ थीटा, या तो हम यहां से स्लोप निकालेंगे। अगर आप चेक करके देखें, m मैंने आपको बताया tan ऑफ थीटा, यहां से स्लोप निकाल सकते हैं, dy बाय डेल्टा y बाय डेल्टा x चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x से निकाल सकते हैं, या वही मैंने एक्सटेंड करके थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है। बात आपको समझ में आई? तो ये स्लोप की कहानी है अभी तक जितनी आपको जरूरत है। जैसे जब हम आगे बढ़ेंगे और न्यूटन्स जो हम मोशन इन 1D पढ़ेंगे, तो मोशन इन 1D के केस में हम इस स्लोप को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, जहां पे हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके पास स्लोप इंक्रीजिंग एक कर्व के लिए कैसा होता है, स्लोप डिक्रीजिंग एक कर्व के लिए कैसा होता है, ठीक। आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो यहां पे आपके पास जो थ्योरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो क्योंकि मुझे बेसिक्स का ही डिस्कस करना था, जैसे आपने यहां पे देखो मैंने आपको बता दिया है कि मैथमेटिक्स में आप इसका पूरा डिस्कशन करोगे और अच्छे से स्टडी करोगे, लेकिन मुझे फिजिक्स में जितना चाहिए होगा मुझे उतना ही आपको यहां पे बताना होगा, इतना फिजिक्स में आपके लिए सही है, ठीक। अब ये कुछ क्वेश्चन है यहां पे, इसमें से 2 क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा, 2 आप करोगे। तो कहा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस इज पॉइंट दिस एंड दिस इज 13। तो मान लो बेटा, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे बताओ ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3 डायमेंशनल, तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ और x का y वैल्यू दिया है तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, ठीक। तो ये आपके पास मान लो x है और ये मान लो y है, तो यहां पे एक पॉइंट जो है मान लीजिए वो कहीं पे हमारे पास है 9 और a, और दूसरा पॉइंट कहीं पे हमारे पास है 3 और 3। अच्छा, मुझे बताओ अगर मैं यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला 2 डायमेंशनल वाला डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा, मान लो कि ये हमारे पास a है और ये हमारे पास है b, तो मुझे बताओ क्या मेरे पास a और b आएगा किसके बराबर? जरा सा ध्यान से देखो, यहां देखो बेटा, इसमें देखो y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो यहां पे करेंगे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, और ऊपर से रूट, ठीक है बेटा। अच्छा, तो a b किसके बराबर होगा? सिंपल सी कहानी है, देखो y2 माइनस y1 हमारे पास a है और y1 क्या है बेटा? 3 है, तो इसके बाद यहां पे प्लस आएगा। अच्छा, यहां पे हमारे पास y2 क्या है, सॉरी x2 क्या है, दैट इज 9 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो मुझे बताइए क्या मैं लिखूं जो ए बी होगा वो बराबर होगा a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, ए बी किसके बराबर, जरा चेक करके देखो, डिस्टेंस दिया गया है 13, तो मैं लिखूंगा यहां पे 13 स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 6 हो गया 36, और ये हमारे पास आएगा 169 आई थिंक। इसके बाद आएगा ये a माइनस 3 स्क्वायर प्लस 36। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, एंड कैलकुलेट a, ठीक, सॉल्व कीजिए और a का वैल्यू देखो, एक ही वेरिएबल है ना यहाँ पे a, तो इसको सॉल्व करना है। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, देखो ये भी हमारे पास सेम ही है।
आपके पास एक पॉइंट दिया गया है 8 और -4 और दूसरा पॉइंट दिया गया है 0 और a। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आप यहां पे देखो तो आपके पास मान लो ये a है और ये b है। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो क्योंकि यहां पे दो ही कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल सिस्टम हुआ। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास जो a एंड b हुआ इसमें भी हमारे पास यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा? y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक ये वाला क्वेश्चन जो आपके लिए है ये आप होमवर्क करोगे। वैसे मैं हिंट तो बता ही चुका हूं, ठीक है ना। और ab का वैल्यू भी आपको पता है। ab का वैल्यू कहां है? इज 10 है ना, तो ये 10। और एक और चीज भी कहा गया है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a, क्योंकि यहां पे ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपके पास आएंगे दो वैल्यूज आएगी तो a का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपके पास और दो सवाल हैं। यहां पे देखो, यहां पे आपको बताना है स्लोप। अच्छा, तो चलो जरा सा स्लोप यहां पे बताओ। देखो, हम जानते हैं कि जो m हमारे पास है, जो m है दैट इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो जरा इसी से मुझे स्लोप बताओ इसका। तो यहां पे आपके पास जो m होगा, तो जो आपके पास m होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन y अगर आप देखोगे तो यहां पे आपके पास y2 0, तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 3। तो अगर आप वो देखोगे तो m आएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, तो आएगा m आपके पास -2 डिवाइडेड बाय 3। तो देखो यहां पे स्लोप जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, स्लोप नेगेटिव मैंने आपको कहां पे बताया, ये जरा चेक करके देखो। यहां स्लोप नेगेटिव है, ठीक है ना। ऐसा लाइन तो स्लोप नेगेटिव दिख रहा था, इसी तरह से यहां पे आप देख सकते हो स्लोप नेगेटिव है। अब इसके बाद आपके पास डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये आपके पास है यहां पे, ओके लेट मी एडिट दिस। ओके, यहां पे ये वाला क्वेश्चन जो है ना बेटा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिट है। दिस इज 1, ठीक है। तो ये आपके पास 1 है असल में यहां पे। तो अब ये जो सवाल आप देख सकते हैं, तो ये आपके पास 0 1 1 और 3 3 13। तो ये इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये भी आपके पास क्या है, होमवर्क होगा। तो ये भी आपके पास होमवर्क है। तो चलिए आज का लेक्चर, और कौन सा फॉर्मूला वैसे यहां पे यूज करेंगे, चलो वो भी बता देता हूं। हिंट, आपके पास मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे A है और दूसरा पॉइंट B है, यानी कि 0 1 1 और दूसरा पॉइंट आपके पास 3 3 और 13 है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Z1 माइनस, सॉरी, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा? तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा इसमें Z2 माइनस Z1 स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 स्क्वायर प्लस X2 माइनस X1 स्क्वायर। बात समझ आई? तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला लगेगा, वैल्यूज लगाओ और आंसर निकालो। तो यहां पे ये है आपके पास, देखो ये है X2, ये है आपके पास Y2 और ये है Z2। इसी तरह से ये आपके पास है X1, ये है Y1 और ये है Z1। ठीक है बेटा। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। तो ये जो स्लाइड, ये जो पीपीटी यहाँ पे बनी है, ये पीपीटी मैं आपको भिजवा दूंगा साथ में इस लेक्चर के। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें, और जो इसमें क्वेश्चंस दिए हैं उनको ट्राई कर लेना बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पर दिक्कत है, वो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।